नमस्कार, स्वागत है आपका NTV राजस्थान पर। सिटी सेंटर की शुरुआत कर रहे हैं अजमेर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां जमीनी विवाद में एक बुजुर्ग पर फायरिंग कर दी गई है। कुख्यात डकैत धन सिंह ने यह फायरिंग की है। 2 गोली लगने से बुजुर्ग घायल हो गया है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में घायल बुजुर्ग को भर्ती करवा दिया गया है। घायल बुजुर्ग और उसके भाई के बीच जमीन विवाद चल रहा था। भीनाय थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जमीनी विवाद में फायरिंग का मामला सामने आया। एक बुजुर्ग पर गोलियां चला दी गई। कुख्यात डकैत धन सिंह ने ये फायरिंग की है। 2 गोलियां चलाई गई। बुजुर्ग घायल हो गए हैं और जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उनको फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। घायल बुजुर्ग और उसके भाई के बीच जमीन विवाद चल रहा था। भीनाय थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अजमेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद में एक बुजुर्ग पर फायरिंग की गई। कुख्यात डकैत धन सिंह ने 2 गोली फायर की हैं। बुजुर्ग घायल हो गए, जिनको अब जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो 2 भाइयों के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। भीनाय थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल गोली लगने के बाद घायल बुजुर्ग को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर के फायरिंग का मामला सामने आया है और कुख्यात डकैत धन सिंह ने फायरिंग की है। ये मामला सामने आ रहा है। 2 गोली लगने से बुजुर्ग घायल हो गए। घायल बुजुर्ग को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो भाइयों के बीच जमीन विवाद का ये मामला, जिसमें फायरिंग हो गई है। एक बुजुर्ग को 2 गोलियां लगी हैं। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कुख्यात डकैत धन सिंह का नाम सामने आया है। कहा जा रहा है कि कुख्यात डकैत धन सिंह ने ही फायरिंग की है। 2 गोली लगने से बुजुर्ग घायल हो गए। पवन अटारिया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्या है ये मामला, क्या अपडेट पूरा आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जमीनी विवाद को लेकर अजमेर के नया थाना क्षेत्र के टाटोली गांव की घटना है, जहां पर खुफिया राजस्थान के गैंगस्टर और डकैत धन सिंह ने एक जमीन पर कब्जा करने को लेकर एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया और बंदूक से फायर कर दिए। इस मामले में जो रामपाल नाम का व्यक्ति है वह घायल हुआ है और भीनाय थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो रामपाल नाम का जो व्यक्ति है उसकी जमीन है, जिस पर उसके ही बड़े भाई गोपाल ने कब्जा किया और धन सिंह को लेकर आए और वहां पर जो बाउंड्री वॉल हो रखी थी उसे हटाने को लेकर, इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और धन सिंह ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें रामपाल के सर और कंधे पे गोली लगी है और इसी फायरिंग में उसका बच्चे पर भी फायर किया, जहां पर वो बच्चे को तो गोली नहीं लगी, मगर जो रामपाल है वो घायल हुआ है। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजमेर से हमारे संवाददाता पवन अटारिया रिपोर्ट कर रहे थे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। कॉलेज के स्विमिंग पूल में एक हादसा हो गया है। नहाते वक्त डूबने से एक शख्स की मौत हो गई है। पेशे से इंजीनियर बताया जा रहा है मृतक कार्तिक नाम का यह शख्स जय नारायण व्यास कॉलोनी का निवासी था। नहाते वक्त स्विमिंग पूल में डूबने से शख्स की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त बीकानेर से, जहां कॉलेज के स्विमिंग पूल में नहाते वक्त एक शख्स की डूबने से मृत्यु हो गई। पेशे से इंजीनियर था मृतक कार्तिक नाम का ये युवक, जो जय नारायण व्यास कॉलोनी का निवासी बताया जा रहा है। परिवार ने कोच पर लापरवाही और हत्या तक का आरोप लगा दिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। कार्तिक नाम का इंजीनियर, जो कि बीकानेर के जय नारायण व्यास कॉलोनी का निवासी है, कॉलेज में स्विमिंग करते दौरान उनकी मृत्यु हो गई। नासिर जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। नासिर, लापरवाही का आरोप कोच पर और हत्या तक की बात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? 23 साल का लड़का था कार्तिक मोदी नाम से, जो कहीं बाहर नौकरी करता था। बाय प्रोफेशन ही वॉज इंजीनियर। तो ये बीकानेर आया हुआ था छुट्टियों में। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज में एक स्विमिंग पूल है, वहां पर ये स्विमिंग सीखने जाया करता था। और आज जब ये गया तो काफी देर तक जब लौटा नहीं, तो इसके फादर ने इसके फोन पे फोन किया तो किसी ने उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद वापस उसी नंबर पे कॉल आया कि आपने इसे फोन किया था। तो पता चला कि वो उसके कोच का फोन था। उसको कोच ने कहा कि आपके बेटे की तबीयत खराब हो गई है और पेट में पानी भर गया है, तो आप ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। ट्रॉमा सेंटर जब वो लोग पहुंचे तो मालूम हुआ कि उस कार्तिक की डेथ हो चुकी है। तो उसके फादर ने ये आरोप लगाया है
कि कार्तिक के कोच ने सही तरीके से उसे ट्रेन नहीं किया और उसने उस पर नजर नहीं रखी, इसलिए डूबने से उसकी डेथ हो गई। उन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन अहम बात देखिए ये है कि जब किसी के घर से कोई शख्स जाता है तो हजार तरह की बातें होती है, और जब कोई सामने किसी की मौत नहीं होती है तो जहन में कई तरह के ख्याल आते हैं। तो वही ख्याल कार्तिक जो मृतक था उसके घर वालों के जहन में आ रहे हैं कि ये किस तरह से डूबा, या कोच की लापरवाही रही, या XYZ कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक नौजवान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ये बहुत दुख की बात है। जी बताएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने नासिर, बेहद ही दुख की बात थी। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बीकानेर से नासिर जैदी हमारे संवाददाता रिपोर्ट दे रहे थे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। डीडवाना से खबर आ रही है, जहां विधायक मुकेश भाकर के निलंबन के खिलाफ सत्याग्रह किया जा रहा है। डीडवाना में विधायक के साथ कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह जारी है। 6 महीने के लिए आपको बता दें कि विधायक को निलंबित कर दिया गया था। प्रहरी का हाथ काटने के आरोप में निलंबन हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यह फैसला लिया था, जिसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी पक्ष बीजेपी पर हमलावर नजर आती रही है और अब पलटवार करते हुए डीडवाना में सत्याग्रह किया जा रहा है। अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मुकेश भाकर द्वारा निलंबन को लेकर के लगातार विवाद रहा। सदन सत्र के आखिरी दिन या कहें आखिरी रात कांग्रेस विधायकों ने सदन में ही बिताई, धरना देते रहे और उसके अगले दिन भी, बजट का आखिरी दिन भी इसी विषय की भेंट चढ़ गया था। लेकिन विषय खत्म नहीं हुआ है। मुकेश भाकर सत्याग्रह कर रहे हैं, निलंबन वापसी की मांग कर रहे हैं। जहीर अब्बास उस्मानी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। जहीर, लगातार ये विषय इस बार सदन के हाई पॉइंटर्स में से एक रहा है, मुकेश भाकर का निलंबन। कहां आपकी मौजूदगी है इस वक्त और क्या वहां पे माहौल है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं राहुल के आज डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट के सामने मुकेश भाकर के समर्थन में लाडनू ब्लॉक कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। हालांकि सत्याग्रह अब समाप्त हो चुका है। 1 दिवसीय सत्याग्रह था और सभी कार्यकर्ता वापस लौट चुके हैं। लेकिन जब सुबह 10 बजे से ये सत्याग्रह शुरू हुआ तो इसमें भारी संख्या में डीडवाना लाडनू से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटने शुरू हुए और उन्होंने निलंबन की इस कार्रवाई का विरोध जताया। कुछ देर बाद लगभग 11 बजे विधायक मुकेश भाकर खुद इस सत्याग्रह में पहुंचे थे। उन्होंने भी इसमें भाग लिया था और अन्य कई छात्र नेता भी हैं, वो भी इस सत्याग्रह में पहुंचे थे और मुकेश भाकर के समर्थन में ये सत्याग्रह में हिस्सा लिया। उनका ये कहना था कि ये जो मुकेश भाकर का जो निलंबन किया गया है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। मुकेश भाकर की किसी भी तरह से कोई बात नहीं सुनी गई, उनका पक्ष नहीं सुना गया और स्पीकर वासुदेव देवनानी ने जो है वो एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनका निलंबन कर दिया। जब हमारी बात मुकेश भाकर से हुई इस मामले को लेकर तो उन्होंने भी ये कहा कि स्पीकर वासुदेव देवनानी जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और सरकार को संरक्षण दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि जब मैंने लाडनू के कुछ जनता से जुड़े मामले उठाए, चाहे बिजली का मामला हो या पानी से जुड़ा मामला हो या अन्य कोई विषय हो, तो मुझे बोलने से रोका गया। और जब हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जब बोल रहे थे तो मैंने सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों को बोलने से रोका। उन्होंने ये कहा कि तो ये एक दिन का धरना रहा, सही 1 दिन का ये धरना था, इसमें काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति। अब आगे क्या तैयारी है उसको लेकर के कुछ जानकारी आपके पास? इस मामले में मुकेश भाकर से ही हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इस जो उनका जो आंदोलन है या सत्याग्रह है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। ये जो आज का जो सत्याग्रह था ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लाडनू के द्वारा आयोजित किया गया था और जिला कलेक्ट्रेट के सामने ये सत्याग्रह करके विरोध जताया गया है। जी राहुल। ठीक है जहीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर जोधपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने लूनी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वो लूनी नदी पहुंचे, जहां पर जोगाराम पटेल ने व्यवस्था का जायजा लेकर NDTV से खास बातचीत की। कहा जिस तरह से बारिश हुई है उससे उनके क्षेत्र में कुएं रिचार्ज हो जाएंगे और किसानों को खेती करने के लिए पानी मिलेगा। लूनी नदी में पानी आने से करीब 3 से 4 साल तक क्षेत्र के लोगों को पेयजल की दिक्कत नहीं होगी। साथ ही जोगाराम ने बारिश के दौरान उनके क्षेत्र में फंसे लोगों को समय पर निकलने के लिए प्रशासन का भी आभार जताया। लूनी नदी में दुर्घटना भी हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत पर शोक बाद में जताया गया। पश्चिमी राजस्थान में मानसून की जो मेहरबानी हुई है उसको लेकर कह सकते हैं लंबे समय से सूखी पड़ी लूनी नदी में पानी आ चुका है।
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल है, विधानसभा खत्म होती सीधा नदी को देखना है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कहलाती है और मरुगंगा में पानी आ चुका आपके यहाँ। मैं आपके मार्फत इंद्र भगवान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के आभार व्यक्त करता हूं कि उनके कार्यकाल के अंदर अनेक वर्षों उपरांत मेरी लूनी नदी में तेज़ गति से पानी आया। आज अभी जो पानी चल रहा है ये बहुत कम हो गया है। इससे 4 फीट ऊपर पानी चलता था और इस लूनी नदी में पानी आने से आने वाले 3 या 4 वर्ष तक पेयजल के लिए कुओं में रिचार्ज होकर पानी ऊपर आएगा, खेती भी होगी, पीने योग्य भी पानी मिलेगा। इसीलिए हम सब के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है कि लूनी नदी में अनेक वर्षों के उपरांत पानी आया है। साथ ही साथ मेरे यहाँ सूखड़ी नदी भी लगती है और बांडी नदी भी लगती है। बांडी नदी में बहुत वेग से पानी आया है और जो पालिका पोल्यूटेड वाटर पहले आगे था उसको सबको भगा के ले गया है। इसके लिए भी इंद्र भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जानना चाहेंगे जोगाराम जी, लंबे समय से नदी आती है, आप बचपन में जब यहाँ आते थे नदी देखते थे, किस तरह की आपका वो बचपन का जीवन कैसा था? देखिए, वो बचपन का जीवन याद करते हैं तो दृश्य बदल जाता है। न ये पुल थे, न ये इस तरह से रोड थी। हम लोग यहाँ नहाते थे, 10-10 दिन तक रास्ता बंद रहता था और पैदल जाने के रास्ते थे। लेकिन आधुनिक युग है, समय ने परिवर्तन किया है, संसाधन बढ़े हैं, आवागमन के साधन बढ़े हैं, पुल बने हैं, ओवरफ्लो बने हैं। इसीलिए अब नदी का पानी भी इतना रुकता नहीं है। अब 79 में जब यहाँ बाढ़ आई थी तो यहाँ 15-15 फुट पानी था और जालोर से लगाकर जोधपुर तक जल ही जल था। लेकिन वो दृश्य अब नहीं है, पर फिर भी अनेक वर्षों के उपरांत लूनी नदी में भयंकर पानी आया है, तेज़ गति से पानी आया है। इसके लिए हम सब लूनीवासी इंद्र भगवान का और आदरणीय राजस्थान की सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लोगों ने ढोल थाली बजा के स्वागत किया था, चुनरियाँ उड़ाई थी लूनी में, जिस तरह का खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ लोग फंस गए थे। लेकिन लगातार आपने प्रशासन से बातचीत कर रात को 1 बजे तक उनको बाहर निकालने में मदद की थी। देखिए, मेरे क्षेत्र में चाहे सूखड़ी में पानी आया हो, चाहे बांडी नदी में पानी आया हो, चाहे लूनी में आया हो, बांडी और लूनी के आने से मेरे करनियाली सतलाना गांव के वहाँ के भील समाज के 10-15 लोग थे और जानवर भी, भेड़ बकरियाँ भी थे, वो फंस गए थे। मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन की, मेरे तुरंत निवेदन पर वो गए और आरडीपी की टीम भी गई, रेस्क्यू टीम भी गई, उन्होंने सबको वहाँ निकाला। एक बच्चा यहाँ जहाँ अभी मैं बैठने जा रहा हूँ वो चलते चलते गिर गया और उसको एक कैजुअल्टी हुई है। बाकी इतना पानी भयंकर आने के बाद भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। इसके लिए ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री विधानसभा खत्म होने के बाद ही लूनी नदी को देखना है, बचपन के दिनों को याद किया और उम्मीद जताई है कि जिस तरह से बरसात आई है, इस बरसात के कारण से पश्चिमी क्षेत्र और लूनी के क्षेत्र में जो कुएं हैं वो रिचार्ज हो जाएंगे, किसानों की फसलें उगेगी। यानी कि बरसात और इंद्रदेव जो मेहरबानी हुई है उसका लाभ आने वाले 3 से 4 सालों तक देखने को मिलेगा। अरुण हर्ष, एनडीटीवी, जोधपुर। उधर जयपुर में फैक्ट्री में मजदूर लोहा ढुलाई का काम कर रहे थे। राजधानी जयपुर में भीषण हादसा इस दौरान हो गया। काला डेरा में ढलाई की फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई। 28 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मामले की सूचना मिलते ही काली डेरा पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए काला डेरा सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। शुरुआती जांच में फैक्ट्री संचालक की बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बॉयलर का मेंटेनेंस समय पर होता तो हादसा रोका जा सकता था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फैक्ट्री संचालक पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया। फैक्ट्री का मुख्य दरवाज़ा घटना के वक्त बंद पड़ा हुआ था। इस कारण से अब तमाम कारणों में से एक इस कारण को बताया जा रहा है जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। जयपुर के चोमू उपखंड के काला डेरा औद्योगिक क्षेत्र के पास में ये एक फैक्ट्री स्थित है, जहां आज बॉयलर फटने से ये दुर्घटना हुई है। इसकी सूचना मिलने के बाद तुरंत हम लोग जो है यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया गया। 17 लोग जो घायल हुए उनमें 5 की हालत जो है वो सीरियस है, जिनको सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में रेफर किया गया है और 12 लोग जो है वो यही के चोमू के स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती है। यहाँ सुरक्षा उपकरणों की जांच की गई, साथ में फैक्ट्री का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि सुरक्षा संबंधी जो इनके नॉर्म्स है उनमें इनकी गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसके संबंध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन पर मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। हमारे पास 5 पेशेंट आए थे
एक थोड़ा 70-80% बंद था उसको, तो हम ऐसे में ब्रेकअप कर दिया। और एक पेशेंट जैसे ऐसा लगा था शोल्डर फ्रैक्चर है, वो वगैरह में गया हुआ है। एक पेशेंट ठीक है, उसको तो हमने हॉस्पिटल जगह डिस्चार्ज कर दिया। 2 पेशेंट को एडमिट किया है, माइनर बर्न है, स्टेबल है। कंप्लीट पेशेंट एक गंभीर था जैसे 70-80% बंद था, उसको ऐसे में चित्तौड़गढ़ के जांतला मंदिर पांडोली में 2 व्यक्तियों के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। गलती से दूसरी बाइक में चाबी लगाने से लोगों ने दोनों व्यक्तियों की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के चलते एक की मौके पर ही मौत हो गई, हालांकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी है कि असल बात का खुलासा होने के बाद जिला अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर खटीक समाज के लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। साथ ही इलाके के निर्दलीय विधायक भी धरने पर बैठ गए। विधायक ने इंसाफ की मांग करते हुए पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। चित्तौड़गढ़ के जांतला मंदिर पांडोली में 2 व्यक्तियों के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। यहां गलती से दूसरी बाइक में चाबी लगाने के बाद 2 व्यक्तियों की जमकर उनके साथ मारपीट की गई। साथ ही इलाके के विधायक भी तब धरने पर बैठ गए। ये खबर आपको बता रहे थे। अब आपको बड़ी खबर का रुख करते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। लूनी नदी, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, उस नदी में 3 युवक डूब गए। नहाने के दौरान तीनों युवक डूबे। ग्रामीणों की मदद से एक युवक को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। 2 युवकों की तलाश जारी है। लूनी नदी, जहां पर अभी कुछ देर पहले जोगाराम पटेल के साथ हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे, उस नदी में बहुत दिनों बाद पानी आया है और इसी उत्साह में कुछ ग्रामीण युवक का उस नदी में नहाने के लिए पहुंचे, जिसमें 3 युवक डूब गए हैं। एक युवक को ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 2 अन्य युवकों की तलाश जारी है। उनका अब तक कोई अता पता नहीं लग रहा। सर्च अभियान चलाया जा रहा है स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन दोनों की तरफ से। तो जोधपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लूनी नदी में पानी आने के बाद उत्साहित हुए ग्रामीण युवकों ने उसमें नहाने का तय किया और नहाने गए कुछ युवकों में 3 युवक डूब गए। एक को फिलहाल ग्रामीणों की मदद से बचा लिया गया है, लेकिन अन्य 2 की तलाश जारी है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस खबर पर। अरुण, क्या कुछ जानकारी अब तक का 2 युवक जो अब तक नहीं मिल पाए उनके बारे में लग पाई? या कुछ देर पहले हम अभी दर्शकों के साथ देख रहे थे, आप जोगाराम पटेल से इसी लूनी नदी के तट पर बात कर रहे थे और अब उत्साह में आकर ग्रामीण युवक इसमें नहाने के लिए पहुंचे, ये हादसा हुआ। क्या जानकारी आपके पास? राहुल, मैं बता दूं, दोपहर 1 बजे की ये घटना है। यही लूनी नदी है, जिस लूनी नदी में 3 युवक नहाने के लिए उतरे थे और पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची है। एक युवक का शव निकाल लिया गया है। 2 अभी अन्य युवक है, उनको सर्च किया जा रहा है। दूर तक जो है नदी, ये लूनी नदी जो है अजमेर की नाग पहाड़ियों से शुरू होकर बाड़मेर सांचौर होते हुए कच्छ तक जाती है। बहुत लंबी नदी है, लेकिन चूंकि ये दोपहर 1 बजे की घटना है, उसके बाद में जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली, पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पे पहुंचा। और साथ ही साथ आप देखिए, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर, पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है और वो अपने स्तर पर भी तलाश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने, कंट्रोल रूम ने जो एनडीआरएफ की टीमों को रवाना कर दिया है, लेकिन पुलिस, जो हम कहते हैं लगातार पुलिस हर मौके पर सबसे पहले पहुंची है। लूनी थाने के ऐसे ही है राणा राम जी, क्या सूचना मिली और किस तरह से आप लोग यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं? 3 युवकों के डूबने की सूचना मिलते ही तुरंत एम्बुलेंस गाड़ी लेके तुरंत मौके पर पहुंचा हूँ। स्थानीय तैराकों की तलाश करवा रहे हैं। एक की लाश मिल गई है, राजेंद्र राव की, उसको लूनी मोर्चरी में जमा करवा दी गई। ये 2 अन्य कौन कौन है? अनिल सिरमली और क्या नाम? ये करण और अनिल सिरमली। ये कहाँ के युवक थे? ये शिकारपुरा गई।
राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीर उस जगह की है, लूनी नदी के अंदर जिस तरह से लोगों ने अवैध बजरी खनन करके गड्ढे कर दिए थे और इन गड्ढों में जिस तरह से ये लोग नहाने के लिए उतर जाते हैं। और यही कारण है कि आज का जो हादसा हुआ, करीब दोपहर 1 बजे के करीब ये लोग यहाँ आए थे और उसके बाद यहाँ नहाने उतरे थे। और नहाने उतरने के बाद में जो कह सकते हैं कि जो है तीनों युवक डूब गए और उनके युवकों के कपड़े और मोबाइल बाहर पड़े होने की वजह से ग्रामीणों को संदेह हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है जिसको मोर्चरी भेजा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 2 अन्य युवकों की अभी भी तलाश जारी है। हालांकि काफी लंबा चौड़ा एरिया है और जोधपुर कंट्रोल रूम को सूचना दी गई है, तो वहां से कंट्रोल रूम से जो है एनडीआरएफ की टीमें अब यहाँ पहुंचेगी। राहुल, ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर से लाइव तस्वीरें हमारे संवाददाता अरुणेश दिखा रहे थे। उधर बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद इसका असर भारत में भी दिखने लगा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से रोष व्याप्त है, जिसके चलते कपड़ा नगरी के बाजार बंद हैं। भीलवाड़ा के हरि सेवा उदासीन आश्रम में संतों और महात्माओं की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। महामंडलेश्वर और महंत हंसराम जी महाराज के नेतृत्व में हुई बैठक में हिंदू समाज पर अत्याचार, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों, घरों, मकानों, दफ्तरों, व्यापारिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाने, महिलाओं और बालिकाओं के साथ बलात्कार और हत्या करने जैसी घटनाओं की कड़ी निंदा की गई है। बंद को कपड़ा मंडी के व्यापारियों ने समर्थन दिया है। भीलवाड़ा से हर साल 2000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में होता है। 10 करोड़ मीटर कपड़ा उत्पादन हर महीना करने वाले कपड़ा नगरी भीलवाड़ा के उद्योगपति लगातार अब सरकार से नई टेक्सटाइल नीति और सस्ती बिजली की डिमांड कर रहे हैं। वहीं भीलवाड़ा में शाहपुरा जिले की इटिया गांव में 2 वर्षीय मासूम इशिका की अहमदाबाद के निजी अस्पताल में चांदीपुरा वायरस के उपचार के दौरान तीसरे दिन देर रात मृत्यु हो गई। परिजन बच्ची के शव को लेकर इंटडिया गांव पहुंच रहे हैं। बच्ची की मौत की खबर के बाद जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीम गांव में मौके पर पहुंची। बच्ची के शव के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। चिकित्सा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ही अंतिम संस्कार होगा। उपखंड अधिकारी फूलिया कला राजकेश मीना, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीडी मीना, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, कोठिया चिकित्सा अधिकारी प्रभारी रितेश झांझरा और उनकी टीम गांव पहुंच गई है। कोठड़िया पंचायत के गांव की ये 2 साल की बच्ची तेज बुखार और जुकाम से पीड़ित थी। 4 अगस्त को परिजन उसे कोठिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। अगले दिन विजयनगर के निजी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। बीमारी डायग्नोसिस ना होने और बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां निजी चिकित्सालय में उसे भर्ती करवाया गया। इसके बाद डॉक्टर की बीमारी पकड़ में नहीं आई, अहमदाबाद में बाद में उसको ले जाया गया। उधर राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को जल्द दिन में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि 2 साल के अंदर किसानों को दिन में बिजली देने का काम ये सरकार करने जा रही है। हीरालाल नागर ने कहा कि राजस्थान में सुचारू बिजली सप्लाई के लिए 1000 मेगावाट का उत्पादन भी बिजली के विभिन्न स्रोतों से शुरू किया जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। आदिवासी दिवस पर कोटा में भी पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है और ऊर्जा मंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं। वृक्षारोपण से शुरुआत की गई है। सर, जल जंगल जमीन के लिए आदिवासी समाज हमेशा लगा रहता है। आज बड़ा दिन है इनके लिए और आज भी मैसेज दिया गया है। देखिए, आदिवासी हमारा वो समाज है जिसने हमेशा जंगलों की आधार पर अपनी आजीविका को जीवित रखा है और आज इस समय हमें राजस्थान सरकार ने भी जो इस बार जितना हरियाली 30 से लेकर के पूर्व से ही लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का जो एक संकल्प लिया है और उसी क्रम में आज यहाँ हमारा आदिवासी भाइयों ने भी जो इस शुरुआत की विश्वविद्यालय में, मीन विश्वविद्यालय में, ये हमें जब तक हम इस पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से जो आज जितनी गर्मी बढ़ रही है और जिस तरह से तापमान शूटअप होता है उससे कई प्रकार की समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से हमें सबको एक एक पेड़ निश्चित लगाना चाहिए। चाहे वो हमारा जन्मदिन हो, चाहे हमारा कोई खुशी का दिन हो, चाहे किसी संस्थान का दिन हो, हर काम हमें
एक पेड़ लगा करके करना चाहिए, इसका संकल्प लेते हैं तो निश्चित है कि राजस्थान, जिसके लिए हम रेगिस्तान कहते हैं, ये हरियाला राजस्थान हो सकता है और इसका प्रयास हम सब मिलकर के करें। मंत्री जी, उच्च शिक्षा को लेकर के ट्राइबल यूनिवर्सिटी पहली है देश की। सरकार ने पहले भी मदद की, राज्य सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी। अब संचालन को लेकर भी सरकार का क्या कदम रहेगा, क्योंकि आदिवासियों के उच्च शिक्षा का केंद्र बनने जा रहा है? देखिए, एक बहुत बड़ी पहल है और जो आदिवासी समाज जो कभी अपनी अशिक्षा के लिए जाना जाता था, पढ़ाई में पीछे था, जंगलों में रहते हुए अपनी जीविका चलाता था, आज वो समाज विश्वविद्यालय खोल करके और सबको पढ़ाने में अग्रसर कदम उठा रहा है। ये स्वागत योग्य कदम है और निश्चित रूप से ये विश्वविद्यालय आम सबके लिए खुला हुआ है, सबको इससे यहाँ से शिक्षा मिलेगी। इसलिए आदिवासी भाई इसमें आगे आए हैं तो निश्चित ही बहुत स्वागत योग्य भी है और ये एक आम जन के लिए, जो भी हमारे हैं समाज हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणा है कि आदिवासी समाज ये प्रेरणा दे रहा है कि इससे प्रेरणा लेकर के और समाज भी आगे आएँ, शिक्षा के क्षेत्र में अपने सामाजिक स्तर पर नवाचार करें और अपना शिक्षा को आगे बढ़ाने में योगदान दें। निश्चित रूप से आदिवासी आज शिक्षित हों और उस शिक्षा की ओर बहुत बड़ा प्रयास ये जय मनीष यूनिवर्सिटी के रूप में हम देख रहे हैं। मैं सभी आयोजक गणों को यहाँ बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे स्वरूप में ये जय मनीष यूनिवर्सिटी का यहाँ पर शुभारंभ हो चुका है और यहाँ काफ़ी संख्या में छात्रों ने प्रवेश लेकर अपना अध्ययन प्रारंभ कर दिया है। इसमें हमारे से भी जो आदेश हुए थे उसमें पूरी हमने अपनी प्रयास किया है कि इस क्षेत्र को और अच्छे से अच्छा, इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को और अच्छे से अच्छा बनाए। धन्यवाद। तो आदिवासी विश्वविद्यालय की जो अनूठी पहल है उसको लेकर के सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि उच्च शिक्षा के लिए ये बड़ा केंद्र बनेगा। साथ ही संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए जो रिसर्च सेंटर की बात हो रही है उसको लेकर भी बड़े काम किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान नए आयाम स्थापित करेगा, एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा है। साथ ही आदिवासी के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनको और प्रबल बनाया जाएगा, उनको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा जो है उसमें विस्तार किए जाएंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।